भारत और चीन का तनाव अभी खत्म नहीं हुआ है। दोनों तरफ से फौजी जमावड़ा बरकरार है। ये तनाव बातचीत से खत्म होगा, आर्थिक बॉयकॉट से खत्म होगा या फिर फौजी कार्रवाई से, ये समझने के लिए आज हमारे साथ हैं बीजेपी के महासचिव राम माधव जी। राम माधव जी चीन के एक्सपर्ट हैं। आपका आमने सामने स्वागत है। लेकिन मेरा पहला सवाल मैं दागती हूं आपके ऊपर, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन ये है कि एलएसी में चाइनीज फोर्सेस जो हैं वो आई नहीं आई गई तो गई कहाँ, आई तो आई कहाँ। नहीं, ये जो कंफ्यूजन की बात आप कह रहे हैं, ये वास्तव में कोई निश्चित एलएसी नाम की रेखा हमारे दोनों देशों के बीच नहीं है। उसको निश्चित करने के लिए दोनों देश कई दशकों से लगे हैं। कई बार बातचीत हो रही है, उसके लिए कमीशंस है, पर निश्चित रेखा अभी तक नहीं बनी है। तो जो एलएसी हम मानकर चलते हैं वहां हमारा पेट्रोलिंग होता है, उससे थोड़ा पीछे, कुछ किलोमीटर पीछे हमारा पोस्ट होते हैं। कभी वो जो एलएसी मानकर चलते हैं, कभी उनका पेट्रोलिंग होता है, उनके पोस्ट होते हैं। आमने सामने बीच बीच में हम आ जाते हैं। जो हम मान रहे हैं वो भी क्लेम करते हमारा है। पहले ये अनुभव होता था, ऐसा जब स्थिति हो तो हम तनाव या आमने सामने का संघर्ष ना हो, इस प्रकार हम सोचकर वापस आ जाते थे। पर आजकल हम जो हमारी भूमि हम मान रहे हैं, उस पर हम दूसरी तरफ चीन जब आता है तो हम चैलेंज कर रहे हैं। ऐसे 2-3 प्रमुख पॉइंट्स पर ज़्यादातर यह ओवरलैप होने के कारण हम आमने सामने होते हैं। जैसा गलवान वैली, जिसकी चर्चा आजकल बहुत हो रही है, उस गलवान वैली में हम दशकों से पेट्रोल कर रहे हैं। हमारी सेना पेट्रोल करती है, वो मानते हैं हमारे हिस्से का वैली है। और आजकल वहाँ चीन घुस आया, हमारे पेट्रोलिंग को रोकने का प्रयास किया, तो हमने प्रतिवाद किया। उसी में इस समय एक तनाव और सीमा पर एक जिसको आईबाल टू आईबाल कहते हैं, उस प्रकार की स्थिति बनी। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि गालवान वैली में, जहां पर अभी तक हम पेट्रोलिंग करते थे, जो हमारे कब्जे में था, आपने कहा, वो सही कहा कि लाइन नहीं है, ड्रोन लाइन नहीं है, तो अभी तक जो हमारे कब्जे में था उसमें चाइना की फौज आ गई है, ये माना जाए? मैं यही कह रहा था, वो आने का कोशिश जब किए थे तो हमने सामने जाकर उनको कहा कि नहीं, ये हमारे पेट्रोलिंग वाला क्षेत्र है, हमारे एलएसी का क्षेत्र है, इसमें आपको घुसना नहीं चाहिए। वहीं पर संघर्ष हुआ, वहां हमने उनको रोका है। रोकने के कारण एक तनाव हुई, उसमें थोड़ा एस्केलेशन होने के बाद जो स्थिति हुई वो देश के सामने है। पर आज भी हम हमारा पेट्रोलिंग के क्षेत्र में वो नहीं आए, उसके लिए हम डटकर खड़े हैं। वहां एक स्टेटमेंट आया है हमारे जो एम्बेसडर हैं चाइना में, मिस्री जी का, विक्रम मिस्री का, कि अल्टीमेटली हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि चाइना जो है वो अपने पुराने एलएसी वाली वास्तु स्थिति में चला जाएगा। तो इसको क्या समझे? इसका मतलब वो आ गया है और हम उनसे कह रहे हैं कि आप चले जाइए। जब वो वहां अपने कैंप्स छोड़कर इस क्षेत्र में घुसकर कुछ निर्माण करने का प्रयास यहाँ किए थे, तो हमने वो निर्माणों को भी तोड़ा था, रोका था, और उनको पीछे जाने के लिए हमने आग्रह किया। तो अभी जो खबर आ रही है गलवान वैली से, तो वो लोग अपने स्थान पर वापस जा रहे हैं। पैंगोंग त्सो लेक एरिया में वहां पर अभी भी आमने सामने हम खड़े हैं, उसका भी समझौते के माध्यम से उनको वापस जाने के लिए हम कह रहे हैं। तो क्या ये माना जाए, मैं ये समझने की कोशिश कर रही हूं कि गालवान वैली से वो वापस चले गए, समझौता हो गया? जब प्रधानमंत्री जी ने हमारी तरफ एलएसी की हमारी तरफ वो नहीं है, जब प्रधानमंत्री जी ने कहा, वो गलवान वैली के संदर्भ में ही कहा। वहां अंदर घुसने का जो प्रयास चीन ने किया, उसको हमने रोका है और उनको वापस जाने के लिए मजबूर किया है। नहीं, हमने मजबूर किया है, लेकिन जो सैटेलाइट से पिक्चर्स आ रही हैं उसमें वैसा तो कुछ नहीं दिखता है। लेकिन मेरा सवाल फिर अब पेंगोंग लेक के पास पे आता है और देपसांग के ऊपर आता है। कहा यह जा रहा है कि चाइना ने वहां पर हेलीपैड बना लिए, चाइना की वहां पे जबरदस्त तरीके से उनके आर्मर्ड फोर्सेस लगे हुए हैं। तो वो हर जगह पे, हर टाइम पे 2-2 किलोमीटर आगे बढ़ते चले जाएं और हम उसको मान के छोड़ते चले जाएं कि अरे वो तो एलएसी क्योंकि डिफाइंड नहीं है इसलिए वो आ गए तो वो अब उनका हो गया। जो बिल्डअप की बात आप कह रहे हैं ना, जहां पर उनके बेसिस है, वहां इस समय उन्होंने बिल्डअप किया है।
उनके रीइंफोर्समेंट्स आए हैं, ज्यादा उन्होंने वेपन सिस्टम्स वगैरह ला रहे हैं, ऐसा सैटेलाइट इमेजेस जरूर दिखा रहे हैं, तब तो हम भी उसके लिए जो हमारी तरफ तैयारी करना है वो हम भी कर रहे हैं। हाँ, बिल्डअप हो रहा है, ये बात सही है। सैटेलाइट इमेजेस में आपको जो मिल रहा है उनकी तरफ सेना की संख्या बढ़ाने का कोशिश चल रहा है, तो हम भी हमारी सीमा रक्षा के लिए जो आवश्यक कदम उठाना है वो हम भी उठा रहे हैं, हमारे तरफ भी उठा रहे हैं। अच्छा राम माधव जी, आज ही कपिल सिब्बल ने, कांग्रेस ने ये आरोप लगाया है कि वो हमारे शहरी इलाके से, हमारी सीमा के पास जो शहर है उससे वो सिर्फ और सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, और वो जो है वो हमारे पेट्रोल पोस्ट जो हैं 10, 11, 12, 13 इस पर वो हमें पेट्रोलिंग नहीं करने दे रहे हैं। उसका दोष किसका है भाई? उन्हीं की शासन थी इतने सालों में। आज हमारे आने के बाद सेना के, चीन के बेसेस वहां नहीं बने हैं। वर्षों से वहां पर चीन अपना गांव बसाता गया, आर्मी के बेसेस बनाता गया। बॉर्डर विलेजेस से आईसाइट के अंदर चीन के निर्माण हो चुके हैं, चीन के गांव बसे हैं, चीन के टावर्स आ गए हैं, चीन के पुलिस स्टेशंस बने हैं, पर यह सब हुआ यूपीए के कार्यकाल में। तो तब तो वो चुप बैठे हुए थे। मैं आपको एक बात कह दूं, 2013 में हमारे भूमि के अंदर 20 किलोमीटर अंदर घुसकर आकर चीनी सेना ने टेंट्स बनाकर बैठ गई थी, 21 दिन बैठ गई थी। एक महाशय आज जो प्रश्न पूछ रहे हैं उस समय मुंह खोले नहीं थे, हमारे ऊपर भरोसा रखिए यही बोलते रहे, और उल्टा पार्लियामेंट में मनमोहन सिंह साहब ने कहा कि नहीं देखिए परसेप्शनल डिफरेंस है, कंफ्यूजन होता है, वो बेचारे इधर आ जाते हैं, कंफ्यूजन के कारण बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे थे चीन को। आज हम लड़ रहे हैं, आज हम आने नहीं दे रहे हैं, तो आज प्रश्न पूछने लग जाते हैं। लेकिन राम माधव जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि विदेश मंत्रालय ने 25 जून को एक उनका विस्तृत बयान आया और उसमें कहा गया कि मई के शुरुआत से ही चीन एलएसी पर अपने फौज और हथियार जुटा रहा था। फिर इसको इनकार क्यों किया गया? सवाल सिर्फ यही है कि क्या कोई कंफ्यूजन रहा है उस चीन को लेकर, हमारी पॉलिसी में, चीन को लेकर हमारी आर्मी के इश्यूज के ऊपर? कंफ्यूजन कुछ नहीं रहा है, एक अंतर जरूर रही है। पहले यूपीए कार्यकाल 2014 तक जब आमने सामने दोनों से देशों के सेना होते थे, हम मुड़कर वापस आ जाते थे। आज हम चैलेंज कर रहे हैं, हम उनको पुशबैक करने का प्रयास कर रहे हैं। यूपीए कार्यकाल के कारनामे अभी तो किताबों में आ गए हैं कि सियाचिन ग्लेशियर को पाकिस्तान को देने तक का सोच मनमोहन सिंह साहब ने कर लिया। ये उनके कार्यकाल की इतिहास रही। अब हमारी सरकार आने के बाद हमने तय किया कि नहीं, एक एक इंच की रक्षा हमको करनी है, इसलिए आज एंगेजमेंट होता है। अगर सेना आमने सामने आती है तो कोई पीछे मुड़कर नहीं आ जाते हैं, वह हम खड़े होते हैं, उनको कहते हैं कि पीछे जाओ। आपने विजुअल्स भी देखा है, धक्का मुक्की होती है, लाठियां एक दूसरे के ऊपर बरसी जाती है। 1996 और 2005 में हम दोनों देशों के बीच यूपीए के कार्यकाल में कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, उसके चलते हथियार वहां उठाया नहीं जाता है, हथियार लेकर जाते फिर भी उठाते नहीं है, वो एग्रीमेंट था। इसलिए जो वेपन्स वगैरह छोड़कर लाठी वगैरह को लेकर आज हम लड़ रहे हैं, पत्थर के साथ लड़ाई होती है। उसी प्रकार की एक घटना में हमारे 20 जवानों का शहादत, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पर सीमा पर संघर्ष में पीओके हो, अन्य सीमाएं हो, कभी कभी जब लड़ते हैं तो अनफॉर्चुनेटली हमारे जवानों का शहादत हो जाता है। नहीं होना चाहिए, हम भी चाहते हैं, पर हमारे जवान लड़े किसके लिए है? सीमा की रक्षा करने के लिए लड़े हैं ना। बट राम माधव जी, एक बात बताइए कि फौज को फ्री हैंड देने की जो बात है उस पे मेरा सवाल है कि क्या उनकी 20 जवानों की शहादत के बाद ही उनको फ्री हैंड दिया गया? तब तक उनको रोक के रखा गया था? अगर हमें पता था कि मई से ही उनका बिल्डअप चल रहा है तो कुछ तो प्लान होगा ना, कुछ तो सोचा गया होगा कि उनको किस तरीके से लड़ना होगा, क्या होगा, किस तरीके से डिफेंड करना होगा। सेना के व्यवहार को पहले समझना चाहिए, पहले सेना के व्यवहार जो ऑपरेशनल प्रोसीजर्स को समझना चाहिए। बिल्डअप यानी क्या होता है? हमारे तरफ से हम रोड्स बना रहे थे, अभी भी बना रहे हैं, ये बिल्डअप है कि नहीं? हमारे तरफ से हम हमारी तैयारियां करते हैं, वो अपने तरफ जो कुछ भी कर रहे होंगे हमारे पास जानकारी है, हम तभी रोकेंगे ना जब वो हमारे सीमा में घुसने का प्रयास करेंगे।
तो हम वो करने के लिए तैयार खड़े थे। जैसे ही वो हमारे एलएसी का उल्लंघन करने निकले थे तो हमने उनको चैलेंज किया, उनसे लड़ाई की है। चलिए और क्या राम करना माधव है जी, सेना का काम, वही तो सेना का कर्तव्य होता है, वो कर रहे थे सेना। राम माधव जी एक बात बताइए, आप तो चाइना के एक्सपर्ट जाने जाते हैं और खास करके हमारी नॉर्थ ईस्ट की पॉलिसी के भी एक्सपर्ट माने जाते हैं। ये बताइए कि 2014 से लेके 2019 तक हमारा रिश्ता चाइना के साथ अच्छा था, हम भी मधुर बनाने की कोशिश कर रहे थे, शायद वो भी रिश्ता अच्छा करने की कोशिश करें। अक्टूबर में वहाँ के हेड जो थे शी जिनपिंग महाबलीपुरम आए प्रधानमंत्री के साथ, उन्होंने नज़ारे देखे। फिर आज क्या हो गया? आज दोनों नेताओं में दुआ सलाम की भी स्थिति नहीं है। तो हम अपने चाइना के रिलेशन को क्या समझें? हम उनको अपना कॉम्पिटिटर समझें या उनको हम जैसे बोलते हैं कि दुश्मन समझें? आज की देश में हम चाइना को क्या समझें? वो हमारा दुश्मन, डिक्लेयर्ड दुश्मन हो गया? चाइना और भारत, चीन और भारत के दोनों देशों के बीच हमारे दौत्य स्तरीय संबंध 1962 युद्ध के बाद 1988 से शुरू हुआ था और शुरू किया गया, राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे उस समय। तब से जाकर आज तक दोनों देशों में प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के स्तर पर आवागमन लगातार जारी है। आप 2018 की बात कर रहे हैं ना, 2009 में भी तो हू जिनताओ आए थे इंडिया में, तो उनके राष्ट्रपति भारत आना, हमारे प्रधानमंत्री वहां जाना, हमारे दोनों देशों के बीच लगातार चलता रहा है। वो जब पहले भी आते थे तब भी, उनके आने के बाद भी, उनके आने से पहले भी अतिक्रमण वहां किया जाता था। पर आज हमारी सरकार आने के बाद अंतर इतना ही है कि हम उस ग्राउंड लेवल सिचुएशन में एक बहुत बड़ा बदलाव लाया है। डिप्लोमेटिक रिलेशन पहले भी होता था, आज भी होता है। आज ऐसी स्थिति अभी भी हम नहीं देख रहे कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप को पूरा बंद किया जाए। वो स्थिति आज आई नहीं, अभी आई नहीं है। भविष्य क्या रहेगा मैं नहीं कह सकता। मुझे इतना ही उम्मीद है कि हमारे दोनों देशों के बीच डिप्लोमेटिक रिश्ता और मजबूत होते जाए। पर वो डिप्लोमेटिक रिश्ता के साथ साथ ग्राउंड पोस्चरिंग, ग्राउंड पोजिशनिंग भी इंडिया का मोदी जी आने के बाद बहुत तगड़ा स्ट्रांग हुआ। 2015 में हमने उनके लिजनिंग पोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। एलएसी के एरिया में कोई लिजनिंग पोस्ट नहीं बना सकते हैं, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया था। और 2017 में डोकलाम में वो हमारे ट्राई जंक्शन को नीचे पुश करने का कोशिश किया, तो हमने सेना को वहां मोबिलाइज किया, उनके सामने खड़ा होकर उनको पीछे जाने के लिए मजबूर किया। तो हम आज डिप्लोमेटिक संबंध यथावत चला रहे हैं, बट साथ ही साथ जमीन पर एक स्ट्रांग पोजीशन लेकर चीन के जो अतिक्रमण या विस्तारवादी जो नीति है उसको रोक भी रहे हैं। ये अंतर है पहले और आज का। तो एक बात बताइए, डिप्लोमेटिक रिलेशंस चलेगा, हाँ, तो एक बात बताइए ग्राउंड पोस्चरिंग स्ट्रांग है आज हमारा। आगे भी क्या? क्योंकि मैं ये आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगी। अप्रैल में पोस्ट कोरोना चीन के जो यहाँ पर एम्बेसडर हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री के कहने पर मोमबत्ती भी जलाया था। उन्होंने भारत चीन से दोस्ती पर ट्वीट भी किया था। अलीबाबा और टिकटॉक, टेंसेंट जैसे कोरोना से लड़ने के लिए भारत के लिए उन्होंने करोड़ों रुपए का साजो सामान भी भेजा था। तो ये अचानक इतनी कड़वाहट क्यों आ गई है? ये जो इस समय एलएसी पर परिस्थिति निर्माण हुई है, इसका पूरी जिम्मेदारी चीन की है और इसका जो भी परिणाम है वो चीन को ही सामना करना पड़ेगा। दोनों देशों के बीच एक सद्भावना बनाने का प्रयास पहले भी सरकारों ने भी की थी, हमने भी किया था। ये हमने सोचा था कि चलो भारत की जनता को इतना आश्वासन हम देंगे कि चीन के साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे ताकि हमारी सीमा पर भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और व्यापक दौत्य संबंधों के रास्ते पर हमारे इंटरेस्ट की भी रक्षा होगी। पर आज लगता है कि ये जो गुडविल बनाने का प्रयास हमने किया था उसका विपरीत आज चीन के व्यवहार के कारण चीन के प्रति लोगों में नाराजगी पैदा हो गई है। आज जो आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, उनके बहिष्कार की बात कर रहे हैं, वो काल भले ही सरकार ने नहीं दिया हो, सरकार तो आत्मनिर्भरता की बात कर रही है, पर जनता आज डटकर चाहता है कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार हो। ये लोगों का सेंटिमेंट है। जानकारी के लिए मैं कह दूं, केवल इंडिया की स्थिति ये नहीं है। प्यू रिसर्च फाउंडेशन वाशिंगटन में जो है, उनका एक रिसर्च है, उन्होंने 2 महीना पहले कहा कि पूरे विश्व में आज डेमोक्रेटिक वर्ल्ड में एंटी चाइना सेंटिमेंट पीक पर है। क्या
चाइना के गुड्स का बॉयकॉट करने से चीन समझ जाएगा। चाइना और इंडिया का रिश्ता अगर चाइनीज गुड्स को बॉयकॉट कर दें तो सुधर जाएगा। आपको लगता है ऐसा होगा क्या? जनता का सेंटिमेंट को आदर करना चाहिए, ये मैं कह रहा हूं। चीन के वस्तुओं का बहिष्कार करने से सुधर जाएगा क्या करके आज आप मुझे पूछ रहे हैं ना, तो गांधी जी ने विदेशी वस्तु बहिष्कार का काल क्यों दिया था अंग्रेजों के समय में? एक सेंटिमेंट की बात होती है, उसी से सब कुछ हो जाएगा क्या? ना मैं कहता हूं ना सरकार कह रही है, पर एक जनता की भावना होती है, उस भावना के आधार पर कुछ चीजों का हमको सम्मान करना है। रही बात चीन को किस प्रकार हम डील किया जाए, उसमें कई तरीके हैं। एक डिप्लोमेटिकली हम हैंडल करेंगे, दूसरा हम मिलिट्रीली हैंडल करेंगे, बट याद रखना तीसरा इकोनॉमिकली भी कुछ कदम उठाकर आज हमारे दोनों देशों के बीच करीब $100 बिलियन का ट्रेड को हम ट्रेड इस पे बैलेंस नहीं है। 80% हमारी इंपोर्ट है, 20% हमारे एक्सपोर्ट है। इसको बैलेंस में लाना पड़ेगा, इंपोर्ट्स कम करना पड़ेगा। इससे ये भी एक परिणाम कारक होता है। इन चीजों को हम सार्वजनिक रूप में ज्यादा लंबा चर्चा करने की जरूरत नहीं है। ये सारे रास्तों से चीन के साथ किस प्रकार व्यवहार करना है उस पर हम तय करेंगे। जी अच्छा, राम माधव जी, आप कहते हैं कि चीन बगैर युद्ध के किए दूसरों की जमीन को हथियाने में माहिर है। 13-14 देशों के साथ उसके सरहद पर उसके झगड़े चल रहे हैं। ऐसे में क्या भारत को चीन के खिलाफ एक अंतर्राष्ट्रीय मोर्चा का हिस्सा बन जाना चाहिए? पहली बात तो हम कोई युद्ध हो जाए, चीन के साथ संघर्ष हो जाए, इसके पक्ष में सोच नहीं रहे हैं। हम सोच रहे हैं कि हम दोनों देशों के बीच जो LAC को लेकर जो समस्या है उसको यथासंभव शांतिपूर्ण बातचीत के जरिए हम सुलझ सके। जो सीमा पर इस बीच में कुछ घटनाएं घटी जिसमें हमारे सेना के बहादुर जवान शहादत हुए, ऐसी घटनाएं पुनरावृत्ति उनकी ना हो, ये हमारा पहला प्रमुख प्रायोरिटी रहेगा, ये प्रयास रहेगा। उसके लिए जमीन पर भी स्ट्रांग रहेंगे, पर प्रोएक्टिवली हम दौत्य रास्ते पर भी बातचीत करके उसको सुलझाने का प्रयास करेंगे जिसमें हम लगे हैं। और रही बात, हमने हमेशा हमारे पड़ोसियों के साथ जो हमारे संबंधों का जहां तक प्रश्न है उसमें कोई तीसरे देश की हस्तक्षेप की जरूरत को अभी कभी हमने महसूस नहीं किया है। भारत चीन हो, भारत पाकिस्तान हो, इन देशों के बीच जो भी विषय है, जो भी समस्याएं भी है या जो भी संभावनाएं हैं, उनको हम बायलैटरल लेवल पर हम दोनों देशों के स्तर पर ही उसको सुलझाने के लिए सक्षम है। और कोई तीसरे देश या कोई उसके लिए एक अलायंस बना दिया जाए, इसमें इस समय उसकी जरूरत हम महसूस नहीं करते। लेकिन इस समय देखा यह जा रहा है राम माधव जी कि भारत के खिलाफ जितने भी उसके नेबर्स हैं वो सब कहीं ना कहीं इकट्ठे हो गए, चाहे वो नेपाल हो, पाकिस्तान हो और चाइना हो। तो इस स्थिति में क्या भारत को जिस तरीके से कॉर्नर करने की कोशिश की गई है, तो आपको नहीं लगता कि एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव की भी जरूरत है? हमारे दो जो पड़ोसी रहे हैं चीन और पाकिस्तान, इनके साथ हमको हिस्टोरिकली कुछ बॉर्डर को लेकर समस्याएं जरूर रही है। इस बार कुछ अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स के चलते नेपाल के साथ एक छोटी भूमि के क्षेत्र को लेकर एक समस्या खड़ी हुई है, उसको हम सुलझाएंगे। पर अन्यथा बाकी सभी हमारे पड़ोसियों के साथ हमारे संबंध बहुत अच्छे हैं। लेकिन राम माधव जी, एक बात बताइए कि नेपाल के साथ इस तरीके का संबंध हमारा क्यों बिगड़ गया? क्योंकि नेपाल तो हमारे साथ रहा है हमेशा। नेपाल के साथ जो भी आपको समस्या दिख रही है वो दो सरकारों के स्तर पर सीमा के कुछ हिस्से को लेकर है। मुझे पूरा विश्वास है कि इसका असर जनता के ऊपर नहीं रहेगा, ना रहे इसका प्रयास हमारा रहेगा और इस समस्या का हम समाधान ढूंढने में अच्छी तरह हम प्रयास कर लेंगे। जब चीन की भी बात करते हैं तो याद रखना, हमारा कोई चीनी समाज से कोई दुश्मनी नहीं है। हमारा आज समस्या है जो 60 साल से वहां पर जो लगभग 70 साल से वहां पर जो कम्युनिस्ट शासन है, उस कम्युनिस्ट शासन का जो रवैया है उससे हमारी समस्या है। वही कम्युनिस्ट मनोवृत्ति थी जिसके चलते 62 में युद्ध हुआ,
1967 में बड़ा खूनी संघर्ष हुआ नॉर्थ सिक्किम में। आज भी भारत की भूमि कब्जा करने के लिए कभी अरुणाचल पे दावा कर देता है तो कभी यहाँ सीमा पर एलएसी पर कब्जा कर लेता है। ये जो मनोवृत्ति कम्युनिस्ट सरकार की चीन की रही है, उससे हमारा संघर्ष है। तो हम चाहते हैं कि हमारे समाज चीन और भारत हो, नेपाल और भारत हो, अच्छा संबंध रखे। तो पूरा का पूरा दारोमदार अभी कूटनीति के ऊपर है। हम चाइना के साथ जो हमारा आज की डेट में प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट में जो प्रॉब्लम है, उसको हम ये कहें कि वो सब कुछ कूटनीति के कारण ही से ही ठीक होगा। नहीं, बिल्कुल कोई शक नहीं है। और इसमें भी जैसा मैंने कहा, हम डिप्लोमेटिक और मिलिट्रिस्टिक कदम उठाकर, मिलिट्रिस्टिक यानी युद्ध नहीं है, मिलिट्री स्तर पर भी हम बातचीत करेंगे और दौत्य स्तरीय यानी डिप्लोमेटिक लेवल पर भी बातचीत करके इसका समाधान निकालने का पूरा प्रयास हमारी सरकार करेगी। वो हमारे प्रायोरिटी है। जो घटनाएं घटी है उनकी पुनरावृत्ति ना हो, ये हमारी प्रयास रहेगा। अच्छा राम माधव जी, चलते चलते एक सवाल, जो बीजेपी या संघ का ये हमेशा से व्यू रहा कि अक्साई चीन भी हमारा हिस्सा है, तो ये वाली जो बात है ये तो कहीं अब पीछे छूट गई। पूरे राष्ट्र का वह एक डिटर्मिनेशन है, हमारा तो रहा है, हमेशा रहा है। पर 1963 में पार्लियामेंट में फरवरी में जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की है, अक्साई चीन हमारा है, उसको वापस लेकर रहेंगे। ये तो हमारा हमेशा देश का संकल्प रहा है। इसलिए जब एलएसी की भी बात करते हैं तो एलएसी एक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, वही आपकी सीमा है क्या? नहीं, आपका तो दावे का क्षेत्र अक्साई चीन भी हमेशा रहा है। जैसा मैंने कहा, नेहरू जी उसकी कब्जा जब हो गई थी 50s में चीन के माध्यम से, जब 62 वार हुआ, तब से लेकर नेहरू जी के जमाने से लेकर हमेशा हम कहते रहे, उधर अक्साई चीन हो, इधर पाक आक्रामित कश्मीर और गिलगिट बाल्टिस्तान हो, ये सब भारत के हमारे अपने हिस्से हैं। हमारे जो 2 यूटीज बने हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख का, दोनों यूटीज के जो डिस्क्रिप्शन है जोग्राफिकल, उस डिस्क्रिप्शन में ये सारे हिस्से तो आज भी है। तो क्या कूटनीतिक से ये सारी चीजें मिल जाएंगी? अक्साई चीन हम ले पाएंगे, गिलगिट बाल्टिस्तान वगैरह ले पाएंगे कूटनीतिक से? इस समय हम कूटनीतिक रास्ते से हमारे एलएसी को शांतिपूर्ण रखना और वहां कोई उल्लंघन ना हो, इसके लिए जो भी हमको वहां पर करना है, बातचीत भी करे और अपने पोजीशंस को स्ट्रांग रखे, वो हम एलएसी को लेकर कर रहे हैं। बाकी चीजों का जब अवसर आएगा, संदर्भ आएगा, उस समय उस पर विचार किया जाएगा। चलिए, राम माधव जी, हमसे बात करने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। तो ये थे आमने सामने में राम माधव जी। मैं अनुराधा प्रसाद किसी और पर्सनालिटी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।